गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि आरक्षण सही है या गलत, सही है तो फिर क्यों सही है, गलत है तो फिर क्यों गलत है, कम से कम एक एक रीजन, एक एक कारण जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि एक सिविल सेवक की तरीके से कमेंट करेंगे, गरिमा का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह जाएंगे। आरक्षण सही है या गलत, ये तो मैं बताऊंगा ही आर्टिकल के लास्ट में, लेकिन जिसकी वजह से हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, पहले उस आर्टिकल को देखते हैं, पहले उस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप सब ने इतिहास में मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हमारा टॉपिक वो नहीं है, क्योंकि अगर हम वो डिस्कस करेंगे तो खुद अपने आप में एक लंबा टॉपिक है और वो इतिहास का टॉपिक है। फिलहाल हम यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस करने बैठे हैं, तो यहाँ पे बात चल रही है भारत के एक राज्य महाराष्ट्र की। तो पहले आप मैप में इस राज्य को देखिए, आपका ये रहा महाराष्ट्र। अब यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र दिखा दिया, आप लोग का ये काम है कि देखिए कि कहाँ कहाँ से सीमा साझा करता है, कौन कौन से राज्य से या फिर कौन कौन से यूटी से। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये देखें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दादर नगर हवेली भी देखने को मिलेगा, जिसके साथ ही अपनी सीमा साझा करते हैं। गुजरात तो हो ही गया, फिर ये दादर नगर हवेली यूटी है। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, इधर आप देखेंगे तेलंगाना हो गया, ये छत्तीसगढ़, और ये रहा मध्य प्रदेश। तो इतने के साथ ये सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र में एक कम्युनिटी पाई जाती है जिनको मराठा कम्युनिटी कहते हैं, मराठा समुदाय कहते हैं। ये लोग काफी लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि इनको भी इनके राज्य में आरक्षण मिलना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में एक व्यक्ति हैं, एक कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम है मनोज जारंगे पाटिल। इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है मराठा साम्राज्य को आरक्षण दिलाने के लिए, और इसी तरीके से कई सारे लोगों ने आत्महत्याएं भी कर ली हैं ताकि जो मराठा समुदाय है इनको आरक्षण मिल जाए। तो ये मुद्दा कहाँ से उठा और वर्तमान समय में महाराष्ट्र में जो आरक्षण, उसके प्रावधान क्या क्या है, और फिर मराठा साम्राज्य को आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसमें क्या कहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला क्यों पलट दिया, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को अनुमति दे दी थी, सहमति दी थी। फिर क्या हुआ, फिर 2021 में इस फैसले को चुनौती मिली, और जब 2021 में इस फैसले को चुनौती मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कहा कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था ये गलत है और मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। जिस बेस पर आरक्षण दिया गया वो चीजें गलत है। फिर यहाँ पे जो आरक्षण दिया गया था उसको डिमोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब यही जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसी को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार ने फिर से क्या किया, तो एक समिति गठित की है। तो इसी नाते आर्टिकल चर्चा में आएगा, और फिर आए दिन लोग जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि इनसे आग्रह किया जाता है कि मत करें ऐसी हरकतें, कानूनी लड़ाई लड़िए, आत्महत्या करना कोई भी किसी भी चीज का उचित तरीका नहीं है। यहाँ पे वही सारी चीजें बताई जा रही है कि जब महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण को लेकर के विरोध तेज हुआ तो राज्य सरकार ने क्या किया, उच्चतम न्यायालय में इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई पर सलाह देने के लिए उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों का एक पैनल गठित कर दिया। और वह चीज जो मनोज जारंगे पाटिल ने, इन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। मराठा जातियों का एक समूह है जिसमें किसानों और जमींदारों सहित अन्य लोग भी शामिल हैं, और ये राज्य की आबादी का लगभग कितना, तो 33% है। इसको लेकर के पहला विरोध प्रदर्शन कब हुआ था, तो आज से 32 साल पहले मुंबई में मथाड़ी लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहेब पाटिल ने किया था कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। नवंबर 2018 में महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने क्या किया था, तो मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरी में 16% आरक्षण का प्रस्ताव करते हुए एक विधेयक पारित किया। यानी कि जो मराठा समुदाय है इनको सरकारी नौकरी में और शिक्षा में 16% का आरक्षण देने की बात कही गई थी सरकार के द्वारा, और इसी को लेकर के एक विधेयक पारित किया गया कि इनको 16% आरक्षण दिया जाएगा। फिर इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में चुनौती मिलती, तो हाईकोर्ट क्या कहता है, हाईकोर्ट ये कहता है कि जो सरकार कर रही है वो ठीक है, इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन जो हाईकोर्ट है इसने आरक्षण को घटा दिया। इसने ये कहा कि जो 16% का आरक्षण दिया गया मराठाओं को, इतना नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, तो शिक्षा में 12% का आरक्षण दिया जाना चाहिए, और जो सरकारी नौकरी है उसमें 13% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये किस बेस पे कहा था हाईकोर्ट ने, तो जो मराठा राज्य में आरक्षण के लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, मराठा लोग, इसी को लेकर के महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक सिफारिश की थी, जिसमें यही सिफारिश की गई थी कि जो 12% शिक्षा में इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए और 13% सरकारी नौकरी में इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसी के बेस पर हाईकोर्ट ने कहा था, यानी कि जो महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके बेस पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि जितना इन्होंने सिफारिश की उसी के बेस पर आप 12% शिक्षा में मराठाओं को आरक्षण दीजिए और 13% नौकरियों में दीजिए, ना कि 16%। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये एक सीमा है, आप सभी को पता होगा कि कहाँ से आई थी, तो इंदिरा साहनी मामले से आई थी। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत संघ मामले 1992 में ये कहा गया था कि जो आरक्षण है वो किसी भी हाल में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत रेयर केस होगा तभी 50% से अधिक होगा। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने ये माना महाराष्ट्र राज्य में कि देखिए, हालांकि यहाँ पे ये कहा गया कि 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में इसका उल्लंघन किया जा सकता है। ये किसने कहा था, तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था, और इसी के बेस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आरक्षण दिया गया था उसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, यानी कि उसको चालू रखा था।
वही बात यहाँ पे बताया है कि उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश GM गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले 11 सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निष्कर्षों पर बहुत अधिक भरोसा किया था और इसी के बेस पर उन्होंने क्या किया था, जो फैसला सुनाया था कि जो मराठाओं को आरक्षण दिया गया वो सही चीज है। और ये जो समिति बनी थी पिछड़ा वर्ग आयोग की, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसने 335 तालुकाओं में से प्रत्येक के 2 गांवों से लगभग 45,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया था, जिनमें 50% से अधिक मराठा आबादी थी। नवंबर 2015 की रिपोर्ट में मराठा समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा पाया गया। आयोग ने पाया कि लगभग 76.86% मराठा परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि और कृषि श्रम में लगे हुए हैं और लगभग 70% कच्चे घरों में रहते हैं, जबकि केवल 35 से 39% के पास व्यक्तिगत नल जल कनेक्शन है। ये मराठाओं की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, जिस बेस पर महाराष्ट्र पिछड़ा आयोग ने ये कहा था कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 से 18 में कुल 13,368 किसानों की आत्महत्या के मुकाबले कुल 2,152 लगभग 23.56% मराठा किसानों की मौत हुई है। आयोग ने यह भी कहा कि 88.81% मराठा महिलाएं परिवार के लिए शारीरिक घरेलू काम के अलावा आजीविका कमाने के लिए शारीरिक श्रम में भी शामिल हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन में यह पाया गया कि 13.42% मराठा निरक्षर हैं, 35.31% प्राथमिक शिक्षित, 43.79% HSC हायर सेकेंडरी के बारे में बात की जा रही है और SSC यानी कि सीनियर सेकेंडरी। उसके अलावा 6.71% स्नातक और स्नातकोत्तर और 0.77% तकनीकी और व्यावसायिक रूप से योग्य हैं। ये मराठाओं में कितना शिक्षा है उसके बारे में बात की जा रही है। जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कहा गया था इनको, तो उसी के बारे में डेटा बताया गया था। किसके द्वारा? तो जो महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके द्वारा। और इन्हीं सिफारिशों के बेस पर जो हाई कोर्ट था 2019 में, उसने ये फैसला सुनाया था कि जो मराठाओं को आरक्षण दिया गया वो ठीक है, बस उसको 16% से घटा करके 12% और 13% कर दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला था उसको रद्द क्यों कर दिया, मराठा आरक्षण जो था उसको क्यों रद्द कर दिया। तो बात करें कि मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मराठा कोटा को रद्द कर दिया, जिसने राज्य में कुल आरक्षण को 1992 के इंदिरा साहनी यानी मंडल फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से ऊपर ले लिया। अब यहाँ पे क्या मामला है, वही जो मैंने आपको बताया था कि 1992 का एक केस है जिसका नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ मामला 1992 का। इसमें ये कहा गया था कि आरक्षण लागू करिए, आरक्षण ठीक है, लेकिन 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये कहा कि जो मराठा का आरक्षण दिया जा रहा है इसके बेस पर और राज्य में कुल आरक्षण 50% से अधिक हो जा रहा है, इसी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो आरक्षण दिया गया मराठाओं को ये अवैध है। इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नील एंड व्हाइट करार दे दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि 50% की सीमा हालांकि 1992 में अदालत द्वारा एक मनमाना निर्धारण था, अब संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जब 1992 में 50% की सीमा लगाई गई थी तो इसके पीछे कोई तर्क नहीं था, बस ऐसे ही कह दिया था अदालत ने, कोई बहुत अच्छा तर्क नहीं दिया था। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि ये संवैधानिक रूप से मान्य है। उसके अलावा बात करें कि इसमें कहा गया है कि प्रमुख फॉरवर्ड क्लास के लिए 50% का आंकड़ा पार करने की कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है। यानी इन्होंने ये कहा कि जो मराठा समुदाय है इसको लेकर के ऐसे कोई आंकड़ा नहीं जो असाधारण परिस्थिति दिखाता हो ताकि हम इनको आरक्षण दे दें। उसके अलावा बात करें कि जो नवंबर 2022 में मामला आता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जब 10% कोटा को बरकरार रखा गया तो फिर राज्य सरकार यानी कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने क्या कहा कि जब तक मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक ये EWS कोटे के तहत अपना लाभ उठाते रहे, 10% आरक्षण का लाभ उठाते रहेंगे। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद राज्य सरकार ने कहा कि वह एक उपचारात्मक याचिका दायर करेगी और समुदाय के पिछड़ेपन के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए एक नया पैनल बनाएगी। अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में मौजूदा आरक्षण क्या है उसके बारे में, तो राज्य में 2001 के राज्य आरक्षण अधिनियम के बाद कुल आरक्षण 52% है, 52% है। वैसे भी ये 50% से तो ज्यादा ही हो गया है। वर्तमान समय महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति को कितना आरक्षण है, तो 13%, अनुसूचित जनजाति को 7%, OBC को 19%, विशेष पिछड़ा वर्ग को 2%, विमुक्त जाति को 3%, घुमंतु जनजाति B को 2.5%, घुमंतु जनजाति C धंगर के लिए 3.5% और घुमंतु जनजाति D बंजारी के लिए 2% कोटा शामिल है। ये वर्तमान समय यहाँ पे है। उसके अलावा 12 से 13% मराठा कोटा जोड़ने से राज्य में कुल आरक्षण 64 से 65% हो गया था, इसीलिए इसको नील एंड व्हाइट करा दे दिया गया था। और यहाँ पे बात की जा रही है कि जो EWS कोटा है उसको तो संवैधानिक रूप से मान्यता मिल चुकी है, तो वो भी राज्य में लागू है 10% का।
और अब ये मांग देखने के बाद मराठा के अलावा धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समुदायों ने भी आरक्षण की मांग उठाई है। बात करें कि महाराष्ट्र सरकार का नवीनतम कदम क्या है, अब इस पे महाराष्ट्र सरकार का रुख क्या है, तो जारंगे पाटिल के विरोध को ध्यान में रखते हुए राज्य ने 7 सितंबर को राजस्व रिकॉर्ड सहित दस्तावेजों के आधार पर मराठों को कुणबी यानी कि ओबीसी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति, ये सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, संदीप के शिंदे के तहत 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यानी इनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिल जाए मराठाओं को, तो जाहिर सी बात है कि इनको जो 27% वाला आरक्षण ओबीसी का वो भी मिल जाएगा। तो इसी के लिए इन्होंने, महाराष्ट्र सरकार ने ये कदम उठाया कि देखिए जो सेवानिवृत्त जज है, इनका क्या नाम था, इनका नाम है संदीप के शिंदे, इन्हीं के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है ताकि ये लोग अध्ययन करें कि क्या इनको ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, क्या इनको ओबीसी के तहत शामिल किया जा सकता है जो मराठा समुदाय है। उसके अलावा बात करें कि जो मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने बाद में कहा कि 5 सदस्यीय समिति ने अब तक 1.73 करोड़ रिकॉर्ड की जांच की है, जहां 11,530 कुनबी रिकॉर्ड पाए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पैनल की पहली रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली है और सीएम शिंदे ने कहा कि राज्य जल्दी शीर्ष अदालत में सुधारात्मक याचिका दायर करेगा और फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जो सबसे बड़ा फैसला देता है, यहाँ से जो फैसला आएगा वो सबको मानना है। अब रही बात आरक्षण सही है या गलत की, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, आरक्षण गलत नहीं है। आप लोग में से कई लोग को ये बात बुरी लगी होगी कि आरक्षण गलत नहीं है, तो देखिए सही बात तो ये कि आरक्षण गलत नहीं है, लेकिन इसको जिस तरीके से लागू किया गया ना वो ठीक नहीं था। इसको और अच्छे से लागू करना चाहिए था, जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसको दिया जाना चाहिए था, ना कि जो पहले से साधन संपन्न है उनको दिया जाए। अब यहाँ पे ओबीसी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न है, जो अच्छी खासी इनकम कमाते हैं। मान लीजिए अगर वो 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो उनको आरक्षण की क्या जरूरत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ओबीसी कम्युनिटी के हैं। हालांकि मैं भी ओबीसी कम्युनिटी का हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अगर जिस कम्युनिटी का हूं तो उसको सपोर्ट करूँ। यहाँ पे आपको एकदम सिविल सेवक के तरीके से सोचना है। आरक्षण बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप कभी गांव में जाके देखिए, ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनके घर पे बिजली तक नहीं पहुंची है, जिनके घर पे पीने का पानी तक नहीं है यार। मतलब वो अभी तक आप देखें छप्पर ऊपर घास फूस ऐसे तान के वो रहते हैं, उनके पास ना तो घर है ना मकान। उन्होंने अभी तक ट्रेन नहीं देखी है, प्लेन की तो बात छोड़िए, बिजली क्या होती है उनको पता तक नहीं है। जब वो लोग आते हैं इधर शहर की तरफ ना, तो फिर उनको लगता है कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो ऐसे लोग को आरक्षण की जरूरत एक्चुअल में है। तो आरक्षण गलत नहीं था, बस जिसको जिस तरीके से इसको लागू किया गया ना, जैसे इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, इसका पॉलिटिकल यूज जिस तरीके से किया जा रहा है वो चीजें गलत साबित हो रही हैं। उसी की वजह से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि आरक्षण गलत है, तो आरक्षण गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको लागू किया गया है वो चीजें गलत है। जैसे इसका पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है वो चीजें गलत है। आरक्षण लाने के पीछे वजह ये थी ना कि देखिए मान लीजिए कोई एक सामान्य बच्चा है और कोई एक विकलांग बच्चा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को एक तरीके से हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जो विकलांग बच्चा है उसके लिए हमें स्पेशल सुविधाएं देनी पड़ेंगी। आप देखें कई जगहों पे इनके लिए अलग से चलने के लिए ट्रैक बनाए जाते हैं, अलग से टॉयलेट बाथरूम होते हैं। तो यही सोच करके कि जो समाज में पिछड़े लोग हैं इनको सामने लाया जाए, इनको आगे लाया जाए, ताकि ये भी हमारे देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में योगदान दे सके। तो इनको थोड़ी सी विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आरक्षण लाया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हमारे देश में वही होता है कि कुछ भी आए इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया जाता है, और जब एक बार पॉलिटिकल मुद्दा बन गया तो फिर वो चीज जिस चीज के लिए लाई गई थी उसके मेन उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। लगातार आरक्षण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर इसको ठीक तरीके से लागू कर दिए होते तो 10 से 20 साल में इसको समाप्त कर दिया जाता, क्योंकि फिर उतने समय में ही सारे लोग आगे आ चुके होते। लेकिन हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल विल की कमी है और इसको इतना ज़्यादा मुद्दा बना दिया जाता है, इसको ठीक तरीके से यूज नहीं करना, सही तरीके से लागू नहीं करना, ये सारे इतने सारे मुद्दे जुड़ गए ना कि अभी तक आरक्षण जिस एक्चुअल चीज़ के लिए लाया गया था उसकी अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई है। उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया हो कि महाराष्ट्र में जो विवाद चल रहा है वो किस लिए चल रहा है मराठा समुदाय को लेकर के, और फिर आरक्षण सही है गलत है इसको लेकर के भी आपकी एक मोटी मोटी ओवरव्यू बन गई होगी, ताकि अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इंटरव्यू में आपको इसी तरीके से जवाब देना है। ऐसा नहीं कि भावना में बह के कह दो कि हाँ जो आरक्षण वो बहुत सही है, बहुत सही है, या फिर आप भावना में बह के कह दो कि आरक्षण जो बहुत गलत है, बहुत गलत है। इन दोनों पे ही कंट्रोल रखना है, ना तो बहुत सही है ना तो बहुत गलत है। वो कहते हैं ना कि आपको मिड पाथ अपनाना है, बुद्धा वाला पाथ, यानी कि मध्यम मार्ग। तो इस तरीके से आपको डील करना है अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो। दोस्तों शायद आप सबको याद होगा कि हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें 26 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी थी उसको टर्मिनेट कराने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। पहले तो उनकी याचिका जो थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच उच कराई जाए, देखा जाए कि क्या मुद्दा है, क्या ये सच में ऐसे असाधारण परिस्थिति कि इनको इजाजत दे दी जाए। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। तो इसी से जुड़ा ये आर्टिकल है, इसमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अब ये बात ये आ गई कि महिलाओं का अधिकार है कि नहीं है, मतलब उनका अपने बच्चे के ऊपर अधिकार नहीं है, उनका अपने पेट के ऊपर अधिकार नहीं है। अब वो जब चाहे तब प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो फिर कैसे हो सकता है। और ये आर्टिकल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो फिर से ही न्यूज में है, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि फिर से अगर वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो आज से 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले हमने डिस्कस की थी, तो उसका क्या मतलब निकलेगा। तो आपको मैंने वो चीज़ रिकॉल करा दी है कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने MTP एक्ट भी डिस्कस किया था,
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो उसमें हमने एक पहले वाला डिस्कस किया था, फिर संशोधन वाला डिस्कस किया था कि 24 सप्ताह तक और 4 सप्ताह तक, ये सारी चीज़ हमने उसमें डिस्कस की थी। 20 सप्ताह तक पहले प्रावधान था, फिर उसको बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया, तो उसके बारे में हम फिर से डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुनवाई चल रही है, और जब तक सुनवाई चलेगी तब तक हर दिन आपको कोई ना कोई आर्टिकल उसके बारे में देखने को मिल जाएगा। ये आर्टिकल भी उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। इसमें ये बताने की कोशिश की गई कि जिस प्रावधान के लिए, जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है, और जो अज्ञात स्रोत से आय है उसमें भी वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें कई जगह पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज किया गया है, लेकिन जब तक कि आपसे डायरेक्टली सामने वाला ना कहे, सामने वाले से क्या मतलब है मेरा, सामने वाले से मतलब है कि एक तो आपका जो मेंस का पेपर है वो, और दूसरा मतलब ये है कि जो इंटरव्यूअर है, जब तक आपसे सामने से डायरेक्टली वो नाम लेकर के ना पूछे, तब तक आपको ये नहीं कहना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी नेता का डायरेक्टली नाम लेकर के नहीं कहना है। इस आर्टिकल में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो जिस प्रावधान के लिए, जिस मुख्य उद्देश्य के लिए लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है, और इसको लास्ट टाइम ये कहा गया था कि जो अज्ञात स्रोतों से आय है वो बहुत अधिक आती है, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा आती है चुनाव के टाइम पे, तो उसको हम रोकेंगे। लेकिन अगर हम इसका अध्ययन करते हैं गहराई पर, तो हमें ये पता चलता है कि अज्ञात स्रोतों से आय जो है उसमें वृद्धि देखने को मिली है, उसमें कमी नहीं हुई। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही एक वर्णन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको तो कोई भी खरीद ले, फिर आपके घर के बाहर छोड़ा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने खरीदा है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया है। और इस तरीके से आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ ये भी हिंट की थी कि जो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो गई और चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी, सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा उसी को मिलने वाला है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो अगर जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल में हमारी बीजेपी है, और अगर स्टेट में देखेंगे तो जैसे कई जगह पे कांग्रेस भी होगी या अन्य पार्टियां हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चाहे जो सत्ता में होगा, चाहे वो राज्य स्तर पे सत्ता में होगा और चाहे वो केंद्र स्तर में, जो भी सत्ता में होगा, सबसे ज्यादा पैसा उसको ही मिलने वाला है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ये भी कहा कि ये जो सरकार होती है, जो सत्ता में होती है, सिर्फ उसी के पास डेटा एक्सेस करने की परमिशन है, क्योंकि एसबीआई के माध्यम से चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते हैं। तो सरकार जब चाहेगी ये देख लेगी कि किसने अपोजिशन को पैसा दिया है, तो अब सरकार उसके खिलाफ पुलिस भेज सकती है, चाहे वो राज्य सरकार हो गई, चाहे केंद्र सरकार हो गई, यानी कि उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें बताई थी। अभी जब कोई फैसला आ जाएगा तो हम उसके बारे में देखेंगे। पर यहाँ पे एक संगठन है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो इसने कुछ बातें बताई, उसके बारे में हम जानते हैं। इस यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, ताकि अगर आपको आंसर राइटिंग में शो ऑफ कराना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, और अज्ञात स्रोतों से आय में जो वृद्धि हुई है वो सच में कितना हुई, तो ये सारी चीज़ अगर आपको प्रूव करनी है तो आपके लिए ये डेटा काफ़ी है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के बैठने से पहले भारत के अटॉर्नी जनरल, ये कौन है, तो आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये योजना राजनीतिक दलों को स्वच्छ धन, जिसको व्हाइट मनी कहते हैं, उसके योगदान को बढ़ावा देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो है ही नहीं, ब्लैक मनी को बढ़ावा देती है। वही चीज़ यहाँ ये 2 पॉइंट में बताई गई है, बस यहाँ पे सभ्य तरीके से लिखा गया ताकि आंसर राइटिंग में हम इसको यूज कर सकें। बात करें कि याचिकाकर्ताओं में से एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से वर्षों से प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि आय के अज्ञात स्रोतों का हिस्सा चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद ही बढ़ा है। इसके विपरीत योजना का उद्देश्य क्या था? योजना का उद्देश्य ये था कि जो अज्ञात स्रोतों से आय है उसमें हम कमी करेंगे, लेकिन इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अब एडीआर ने क्या डेटा बताया, अगर उसके बारे में हम देखना चाहे तो बात करें कि एडीआर राजनीतिक दलों की आय को 2 प्राथमिक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। कौन कौन सी श्रेणी में? तो ज्ञात श्रेणी हो गया और अज्ञात श्रेणी हो गया। और फिर जो ज्ञात है उसको भी 2 उप प्रकारों में बांटता है। इसमें पहला है ईसीआई, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग को प्रदान किए गए दाता विवरण के साथ 20,000 से अधिक का स्वैच्छिक योगदान और आय के अन्य ज्ञात स्रोत जैसे चल संपत्ति होगी, अचल संपत्ति होगी, इनकी बिक्री के माध्यम से जो भी चंदा दिया जाता है। दूसरा क्या तरीका, दूसरा जो उप प्रकार है इसका, तो अज्ञात आय में 20,000 से कम का स्वैच्छिक दान हो गया, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धन हो गया, कूपन की बिक्री और इसी तरीके के साधन शामिल हैं, जहां दाता के विवरण जनता के लिए अज्ञात रहता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एडीआर स्रोतों को बांटती है, तो इस बांटती है ज्ञात में और अज्ञात में। ज्ञात के तहत क्या क्या चीजें आती है, तो जैसे आप देखेंगे जो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझा करते हैं अपना डेटा कि हमने इतना पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है, तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जैसे चल संपत्ति इनको बेच करके जो भी पैसा आता है तो इसको भी ज्ञात स्रोत में रखा जाता है। लेकिन दूसरा क्या होगा, जो 20,000 से कम है रुपए दिए जाते हैं, तो ये चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दिया जा सकता है, जिसमें किसी की डिटेल्स ना मिले कि किसने दिया, किसको दिया, कैसे दिया। अगर ये डिटेल्स नहीं मिलती तो इसको अज्ञात आय से स्रोत कहते हैं। तालिका एक इंगित करती है कि राष्ट्रीय दलों के लिए अज्ञात स्रोतों से आय का हिस्सा वित्त वर्ष 2015 से 17 की अवधि में 66% से बढ़ करके वित्त वर्ष 2019 से 22 की अवधि में 72% हो गया। यानी कि अज्ञात स्रोतों से जो आय है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। ये डेटा से प्रूफ हो जा रहा है। और ये किसने बताया, तो ये एडीआर ने बताया।
वित्त वर्ष 2018 का डेटा जिस वर्ष योजना शुरू की गई थी विश्लेषण से बाहर रखा गया था। इस समय सीमा के दौरान भाजपा की अज्ञात आय में हिस्सेदारी 58% से बढ़कर के 68% हो गई है, जबकि कांग्रेस की हिस्सेदारी लगातार 80% के आसपास ही रही है। साथ ही वित्त वर्ष 2019 से 22 की अवधि में चुनावी बॉन्ड की हिस्सेदारी राष्ट्रीय पार्टियों की कुल आय का 58% थी। यह है आपकी तालिका 1। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ज्ञात स्रोतों से आय है उसको अगर आप देखें 2014-15 से लेकर के 2016-17 की अवधि में तो ये 1314 करोड़ था, और यही 2018-19 से 2021-22 में 3340 करोड़ हो गया है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं अननोन यानी कि जो अज्ञात आय आती है उसके बारे में, तो 2014-15 से 16-17 की अवधि में 2550 करोड़ था, और यही बढ़ करके आप देखें 18-19 से 21-22 की अवधि में 8489 करोड़ रुपए हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, तो ये 2014-15 से लेकर के 16-17 के बीच 0% आता था, यानी कि 0 करोड़ आया था, और यही बढ़ करके 2018-19 से 2021-22 की अवधि में 6841 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आए हैं। वही चीज यहाँ पे प्रतिशत के रूप में दिखाने की कोशिश की कि जो ज्ञात स्रोतों से आए हैं उसका प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो ये 14-15 से लेकर के 16-17 की अवधि में 34% ज्ञात आय से होता था, और ये अब यहाँ पे देखेंगे तो घट करके 28% हो गया है 2021-22 में, 2018-19 की अवधि से लेकर के। और अज्ञात स्रोतों से आय जो थी वो 2014-15 से लेकर के 2016-17 की अवधि में आप देखेंगे 66% था, और यही बढ़ करके आप देखेंगे तो 72% हो गया। जो 6% यहाँ पे कमी आई वो 6% यहाँ पे ऐड हुआ, क्योंकि जो ज्ञात स्रोत था उसमें 6% की कमी आई, तो जाहिर सी बात है कि कहाँ पे जाके जुटेगा, अज्ञात आय वाले में ही तो जुटेगा। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है कि 6% की वृद्धि देखने को मिल रही है। मिला जुला के डेटा यही दिखाता है कि जो अज्ञात स्रोतों से आय है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है चुनावी बॉन्ड के माध्यम लागू होने के बाद से, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड लागू होने के बाद से अज्ञात स्रोतों से जो है उसमें और भी वृद्धि देखने को मिली है। अब यहाँ पे दो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियों का डेटा दिया गया है, एक तो बीजेपी है, एक कांग्रेस। आप सभी को पता है कि मैक्सिमम लोग प्रमुख रूप से इन्हीं को दो बड़ी पार्टियां माना जाता है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसी नाते इन्हीं दोनों का जो है तुलना करके दिखाई गई है। वही चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है कि 2014-15 से लेकर के 16-17 में क्या था, 2018-19 से लेकर के 21-22 में क्या था डेटा। सॉरी, इस तरीके से आप डेटा देख लिए, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट में बताने लगूंगा तो आप सभी को पता है कि 15-20 मिनट तो इसी में लग जाना है एक एक पॉइंट बताना। पर यहाँ पे आप ये चीज देखिएगा, यहाँ से एक चीज आपको निकल के ये आने वाली है कि जो भी पार्टी सत्ता में होगी, चाहे वो आज बीजेपी है, चाहे वो कल का कांग्रेस थी, चाहे वो कल का कांग्रेस होगी, या फिर आम आदमी पार्टी हो गई, या फिर आप देखें तृणमूल कांग्रेस हो गई वेस्ट बंगाल में, इस तरीके से राजस्थान में आप देखेंगे कांग्रेस है। तो जहां पर भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में, उसी को सबसे ज्यादा पैसा मिलने वाला है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। ये चीज यहाँ से आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, और ये चीज इस पूरे आर्टिकल में बताने की कोशिश भी की गई है। उसके अलावा बताया कि अज्ञात स्रोतों से राष्ट्रीय पार्टियों की कुल आय में चुनावी बॉन्ड की हिस्सेदारी 81% थी। कुल मिलाकर चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद न केवल आय का अज्ञात हिस्सा बढ़ गया, बल्कि यह योजना भी इस वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण थी। दोनों अवधियों में कुल आय की गणना करते समय आय के अन्य ज्ञात स्रोतों पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि यह दान पर निर्भर नहीं है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। मान लीजिए कि टोटल 100 रुपए प्राप्त होता है किसी ए पॉलिटिकल पार्टी को, टोटल 100 रुपए प्राप्त हुआ। अब इसमें से 60 रुपए ऐसा है किसने दिया, बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बाकी का 40 रुपए ऐसा है जो पता चल रहा है कि किसने दिया है, कि किसी जनता ने दिया था, या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने इनको दे दिया है कि चलो यार तुम ही कर लो, हम नहीं कर रहे, चुनाव नहीं लड़ रहे, मतलब किसी भी अन्य तरीके से आए 40 रुपए, इनको ये पता है कि 40 रुपए कहाँ से है। बाकी का जो 60 रुपए आया है इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, सॉरी, कि ये 60 रुपए कहाँ से आए हैं। अब ये जो 60 रुपए अज्ञात है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसका भी 81%, कितना, 60 रुपए का 81% ऐसा है जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आया है। परसेंटेज निकालने आता है तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, उसके बाद 8 6 कम 6 और 8 6 48। तो आप देखेंगे 60 रुपए में से 48.6 रुपए यानी कि 48.5 रुपए ऐसा है जो अज्ञात स्रोतों से आया रही, उसमें से 60 रुपए में से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 48 रुपए, 48.5 रुपए आ रहा है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा, 81% हिस्सा ऐसा है जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अज्ञात स्रोतों से आय में आ रहा है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये सी सेट में भी काम आने वाला है, सी सेट में परसेंटेज और एवरेज ये सारी चीजें काम आती है, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा थोड़ा करके पढ़ा करिए। जिनको लगता है सी सेट बहुत टफ है तो डेली उसको 1 आध घंटा दीजिए, और जिनको लगता है कि मेरा हो जाएगा तो लास्ट में 1 आध महीने, 15 दिन या फिर 2 महीने बहुत है। लेकिन सी सेट की भी प्रकृति यहाँ पे आप देखेंगे टफ होती जा रही। तो ये चीज यहाँ पे हमने डिस्कस की है कि जो 60 रुपए अज्ञात स्रोतों से मिल रहा था उसमें भी 48 रुपए ऐसा था जो चुनाव बॉन्ड के माध्यम से, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिल रहा था। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसी तरीके से जब डेटा निकालेंगे, ये तो 48 रुपए अभी आपको दिख रहा ना, क्योंकि ये परसेंटेज में निकाला है। अगर ये 100 करोड़ में निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से 48 करोड़ रुपए ऐसा है, जो 60 करोड़ रुपए है ये टोटली इसमें से ये आ रहा है
कि जो अज्ञात है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और इसमें से भी जो 48 करोड़ रुपए आएगा, 48.5 करोड़ रुपए, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से आ रहे हैं, अज्ञात वाले में भी। तो ये है डेटा। और फिर इसे आप देखेंगे 600 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, इस बेस पे आप जाके देखें तो कितना बड़ा ये डेटा निकल के सामने आने वाला है। और इसी को कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स कहते हैं, कॉर्पोरेट मिक्स पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट राजनीति के मिली भागीदार कहते हैं। क्योंकि होता क्या है, अब भैया कोई 1000 करोड़ रुपए अगर दे रहा है दान, तो कौन दे पाएगा? हम और आप तो दे नहीं पाएंगे। कौन देगा? जो बड़े बड़े घराने हैं, जो बहुत बड़े बड़े औद्योगिक घराने, वही दे पाएंगे। अंबानी, अडानी, इस तरीके के लोग ही दे पाएंगे। जिनके पास 1000 करोड़ रुपए होगा वही तो देगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि सरकार को कहते हैं हम तुम्हें चुनावी दान देंगे। आपने मूवी में देखा होगा कि जो बिजनेसमैन रहते हैं बहुत बड़े बड़े, वो लोग नेताओं को चुनावी दान देते हैं कि हम लोग तुमको देंगे, पैसा भिजवा देंगे चुनाव के टाइम पे, 6000 करोड़, 7000 करोड़, और फिर जब तुम्हारी पार्टी बनेगी, तुम्हारी सरकार बनेगी, तो फिर हमारे हिसाब से काम करना, हमारे लिए नियमों में छूट दे देना, इस तरीके की चीज़ें की जाती है, हमारा कर्जा माफ़ कर देना। तो वो चीज़ें यहाँ पे भी देखने की कोशिश की जाती है, वही चीज़ें यहाँ पे रियल लाइफ में भी होती हैं। और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, जो भी सत्ता में आएगी उसके साथ यही होना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझती हैं। वो लोग जनता से ज़्यादा अपनी सेवा करने में लगे रहते हैं। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टी की यही हाल है, कोई 19 है, कोई 20 है, यानी कि कोई थोड़ा बहुत कम है, कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबका कमोबेश वही हाल है। तो ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। अगर अभी यही गवर्नमेंट पलट जाए और ये चुनावी बॉन्ड लागू रहे, तो आप देखेंगे जो भी सत्ता में आएगा, चाहे वो कांग्रेस होगी, चाहे आम आदमी पार्टी होगी, तो उसके साथ भी ये देखने को मिलेगा। फिर उनको सबसे ज़्यादा आय मिलने लग जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत जो है उसको सिर्फ अपना फायदा देखना है। जो कंपनी वाले लोग हैं, उनको सिर्फ अपना फायदा देखना है। अब देखिए, इस आर्टिकल में एक अलग से कॉलम दिया था जिसमें बात कर रहे थे कि बीजेपी को फायदा। अब यहाँ पे अगर सरकार बदलेगी तो कांग्रेस लिखा जाएगा, सरकार बदलेगी तो आम आदमी पार्टी लिखा जाएगा। किसी राज्य में हम देखेंगे तो उस राज्य सरकार में जो भी सत्ता में होगी पॉलिटिकल पार्टी, उसके बारे में लिखा जाएगा। तो इस चीज़ को आप अपने से पढ़ लीजिएगा। वैसे ये सिर्फ आपकी समझ के लिए लिखा गया है। जो इसका मेन मर्म है, जो इसको मर्म कहते हैं ना, वो जो है उसका मर्म यही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहने वाली है, उसी को सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिलने वाला है, बस। पिछले 5 वर्षों में किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना रुपए प्राप्त हुए, कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, वो दिखाया जा रहा है इस चार्ट के माध्यम से। तो बीजेपी को 5271 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए, तृणमूल को 768 करोड़ रुपए, बीजेडी को 622 करोड़, और डीएमके को 432 करोड़, टीआरएस को 384 करोड़, वाईएसआरसीपी को 330 करोड़, टीडीपी को, एस एच एस हो गया, एनसीपी हो गया, आप हो गया, जेडीयू हो गया, जेडीएस हो गया, इन सबका कभी तो डेटा ही नहीं दिया गया है। इनका प्रतिशत फिर भी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जो बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ उसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा किसको मिला? तो बीजेपी को मिला। आप देख सकते हैं पूरा एक कॉलम इन्हीं के लिए बना दिया गया है। अब ये केंद्र के स्तर पर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो ये जो डेटा ये बदल जाएगा और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार का नाम लिखा जाएगा। तो ये होता है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ होगा। अब यहाँ पे ईयर वाइज ये दिखा है कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनको कहाँ कहाँ से कितना पैसा मिल रहा है। 2021-22 में अगर हम देखते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 1822 करोड़ रुपए मिले थे। उसी तरीके से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो स्वैच्छिक रूप से देते हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो 199 करोड़ रुपए मिले थे। कूपन बेचने की वजह से 147 करोड़ रुपए मिले थे। और अदर अननोन सोर्सेज ऑफ इनकम जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं, वो 13 करोड़ रुपए मिले थे। ये 2021-22 का डेटा है। 2020-21 में देखेंगे तो यहाँ पे 74 करोड़ था इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, 171 करोड़ था वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, कूपन सेल्स के माध्यम से 170 करोड़ रुपए था, और ये था 12 करोड़ रुपए जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इस तरीके से आप डेटा देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा दिखाया गया ईयर वाइज। यहाँ पे अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ? तो 1.72 लाख करोड़ रुपए हुए हैं। और ये अभी तक का मासिक वाइज यानी कि मंथली अगर आप देखेंगे तो दूसरा सबसे ज्यादा ऐसा महीना रहा है कि सबसे ज्यादा इनकम हुई है। और ये कौन सा रहा? तो अक्टूबर 2023 में सबसे ज्यादा दूसरा ऐसा महीना बीता है। यानी मंथली सेकंड हाईएस्ट इनकम हुई है जीएसटी के माध्यम से। वही चीज इंग्लिश में बोलना थोड़ा इजी होता है, कभी कभी हिंदी में बोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और इसमें वृद्धि 13.4% हुई है। और ये 13.4% की वृद्धि के साथ अगर आप देखते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी मासिक संख्या दर्ज की गई है इसमें। ये हर महीने जारी होता है तो इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं डिटेल्स में, क्योंकि हर महीने 12 बार जारी होता है तो 12 बार आप कितना देखेंगे। हाँ, यहाँ पे ये दिखाया जाता है, एक डेटा आपको मोटा मोटा मिल जाता है कि जीएसटी में कमी आ रही है, ज़्यादा हो रहा है। तो उससे ये पता चल जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। हमें जीएसटी का संग्रह अच्छा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की बिक्री अच्छी हो रही है, तभी हमें अच्छा जीएसटी मिल रहा है। और ये पिछले महीने यानी कि सितंबर से 5.7% अधिक हुआ है। अभी यूपीएससी ने कुछ रूल टाइट किए हैं, कुछ लोग को निर्देश दिया है कि ऐसे काम मत करिए, फिर ये दिक्कत वाली बातें हो जाती हैं। जैसे यूपीएससी ने ये कहा है कि सेवानिवृत्ति से पहले यानी कि रिटायरमेंट से पहले कम से कम 6 महीने की सेवा वाले जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हीं को राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में नियुक्त करने के लिए विचार किया जाएगा। ऐसी चीजें क्यों हो रही? तो आप देखेंगे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने फायदे के लिए जो भी इनके पक्ष में बोलेंगे उनको अच्छी से अच्छी पोस्ट दे देंगे। अगर आप इनके खिलाफ जाके काम करेंगे, इनके किसी नेता को अरेस्ट कर लेंगे, तो फिर आपको पता है कि क्या कंडीशन देखने को मिलती है। आपको फोन आना शुरू हो जाएगा, आपको थ्रेट मिलना शुरू हो जाएगा,
आपके साथ बदतमीजियां शुरू हो जाएंगी, आपका डिमोशन कर दिया जाएगा, आपको किसी केस में फंसा दिया जाएगा। ये चीज़ें आपने देखी भी होंगी और कई बार सुनी भी होंगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यूपीएससी ने ये कहा है कि देखिए आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो योग्य कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, उनका प्रमोशन ही नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होगा, जो काम करने की उनकी क्षमता उसमें भी कमी आएगी। दूसरी बात, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं वो भी काम ठीक से नहीं करेंगे। अब खुद सोचिए ना, कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास कोई योग्यता नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं है, कोई बी नाम का व्यक्ति है, इसके पास ए की तुलना में ज्यादा योग्यता है, ये अधिक योग्य है, ये कम योग्य है, लेकिन ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं तो इनको सीधा बड़ी पोस्ट मिल जाए। ये बेचारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो इनको फंसाया जाए केस में। तो आप बताइए कि ये क्यों करेंगे सरकारी काम, क्यों करेंगे अच्छे से सरकारी काम, क्यों ईमानदारी से अपना काम निभाएंगे। तो इसी चीज को रोकने के लिए यूपीएससी ने दिशा निर्देश जारी किया है कि देखिए कुछ ऐसी शर्तें उसको मानिए, आप लोग उसको बाईपास मत कीजिए और अपने पसंदीदा अधिकारी को बार बार आप उसको एक्सटेंशन मत दीजिए। अगर बार बार आप एक ही अधिकारी को उसी पोस्ट पे बढ़ाते रहेंगे, उनका कार्यकाल बढ़ाते रहेंगे, तो जो उनके बाद की पोस्ट है, जो उनके बाद आने वाले लोग हैं जो इस पोस्ट पर बैठेंगे, उनका क्या होगा, बार बार उनके कार्यकाल में नियुक्ति में देरी होगी तो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस तरीके से जो बंदा है, जो काम करने वाले आईपीएस अधिकारी हो गए, जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, सबके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इनको यही लगेगा ना कि यार हमें डिमोरलाइज किया जा रहा है, जब ऐसा ही करना, सरकार की चाटुकारिता ही करनी है, जो सरकार कहे वही करना, तो चलो हम भी वही करते हैं, हमें भी बड़ी से बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, तो फिर हम अच्छे से ईमानदारी से क्यों काम करें। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसलिए यूपीएससी ने दिशा निर्देश जारी किया है कि ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए और ईमानदारी से काम करिए। खास करके ये जो प्रशासन का क्षेत्र है इसमें इसको लागू मत करिए, पुलिस का क्षेत्र इसमें इसको लागू मत करिए, इसको आप लोग अच्छे से ईमानदारी से लेके चलिए, पारदर्शिता बनाए रखिए। दोस्तों आपको पता है कि एक स्वास्थ्य संगठन है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को देखती है और इसके कई जगह पे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। तो जो इसका साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजनल हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इसी के लिए यहाँ पे जो इनकी महानिदेशक की पोस्ट है, डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है, इसी के लिए साइमा वाजिद, ये कौन है साइमा वाजिद, तो ये जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो वो है एक हसीना जुल्फों वाली, एक हसीना ने शेख हसीना जुल्फों वाली, उन्हीं की बेटी है ये साइमा वाजिद। इनको जो साउथ ईस्ट एशिया का WHO का रीजनल हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली में स्थित है, उसके महानिदेशक के पद के लिए नियुक्त किया जा रहा है। उनके लिए इनका नाम भेजा जाएगा, यानी कि यहाँ से सिलेक्ट कर लिया गया इनको, अब यहाँ पे WHO की मोहर लगना बाकी है बस। और इन्होंने नेपाल के कैंडिडेट को हराया है। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बेटी हैं तो इस वजह से ये पोस्ट मिली है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन देखिए ये इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है कि सिर्फ सिफारिश पे तो नहीं मिल सकती, कुछ तो काबिलियत होगी, क्योंकि यार ये स्वास्थ्य का मुद्दा है और फिर हेड की पोस्ट पर बैठना, इस मामले में आपको सभी को पता है कि ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठा दिया जाएगा, नहीं तो अब तक पहले ही कोई ना कोई अपने पॉलिटिकल पार्टी का बैठा चुका होता। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। हालांकि इनकी कोई काबिलियत भी हुई तो ये नाम याद रखेगा, साइमा वाजिद। और ये जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की एक हसीना एक हसीना नहीं, शेख हसीना, उनकी बेटी हैं। इनको साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल हेडक्वार्टर है WHO का, इसके महानिदेशक की पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है, इसके महानिदेशक की पोस्ट के लिए चुना गया है। नंदनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया है। इनकी कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया, तो इनकी पुस्तक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल, इंडिया एंड द के लिए 25,000 पाउंड की पुरस्कार राशि के साथ। और ये सारी चीज़ें लिखी गई। 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार विजेता ये है नंदिनी दास, ये नाम याद रखिएगा। आपसे कभी पूछ ले कि कौन सा लेखक को ये पुरस्कार दिया गया है, ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया, तो ये नंदिनी दास को दिया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रथम परिवर्तन मामलों में सहयोग से संबंधित वैश्विक सम्मेलन, सीमा पार अपराधों के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग, इसको ये सम्मेलन कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। और आप देख सकते हैं कि प्रथम है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसके द्वारा किया गया था, तो राजस्व सूचना निदेशालय यानी कि DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया था। तब आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा आयोजित किया गया था, किसने अध्यक्षता की थी, या फिर कहाँ पे आयोजन हुआ था, क्योंकि प्रथम बार तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये छोटी सी न्यूज है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए बात करें। केंद्रीय सतर्कता आयोग कल अनुशासनात्मक कार्रवाई विषय पर पैनल चर्चा आयोजित करेगा। देखिए यहाँ पे ये जो थीम दी गई है वो इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये चीज आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी भ्रष्टाचार की बात आती है। यहाँ पे बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, तो उसका नाम लेते हुए आप ये जिक्र कर सकते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक चर्चा आयोजित की है। इस तरीके से आप उसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता, ये कहाँ पे हुई है, तो ये नई दिल्ली में हुई है, तो ये याद रखना आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कोझिकोड को साहित्य की नगरी और ग्वालियर को संगीत की नगरी के रूप में शामिल किए जाने की सराहना की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य की नगरी के रूप में किसको अभी यूनेस्को ने शामिल किया, तो ये कोझिकोड को किया है। और संगीत की नगरी के रूप में किसको शामिल किया यूनेस्को ने, तो ये फिर ग्वालियर को किया है। ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, और एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।
अभी उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जूम करके पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं कल इसको पूरा आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में सारी चीज़ें लिख करके। ये भी एक न्यूज है, बात करिए भारतीय लाल बिच्छू के डंक के बेहतर उपचार के लिए विकसित किया गया नया रोगोपचारक फार्मूलेशन। तो ये है भारतीय जो लाल बिच्छू है उसका भैया जहर बहुत खतरनाक होता है, उससे बच के रहना है। उसके लिए वाणिज्यिक घोड़े के एंटी बिच्छू एंटीवेनम ASA अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट AAA और विटामिन सी की कम खुराक से युक्त एक नया चिकित्सीय दवा फॉर्मुलेशन TDF बिच्छू के डंक के रोगियों को नैदानिक प्रबंधन में सुधार करने में मदद कर सकता है। तो ये एक नया तरीका खोजा गया कि जो लाल बिच्छू होता है भारतीय, उसका अगर डंक लग जाता है तो उसे कैसे बचा जाए, उसके जहर को कैसे काटा जाए, वो चीज़ें वही। बाकी यहाँ पे उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं, बाकी सारी पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वो नाम दिया गया कि किसके द्वारा ये खोज की गई है, और फिर इन्होंने पेटेंट भी दायर कर दिया है ताकि हम लोग इसका पेटेंट करा लें, फिर पैसा कमाएं अच्छे से और ये दवाएं बेचें मार्केट में। यहाँ पे वो प्रोसेस बताया कि पहली बार किसके ऊपर परीक्षण किया गया था और कैसे ये काम करता है, और फिर कितना सफल रहा, उसके बाद फिर हम लोगों ने कैसे इसको लागू किया, तो सारे प्रोसेस बताए गए हैं। जो इंडियन रेलवे है ये IRCTC के साथ मिलकर के जो उत्तर पूर्वी राज्य हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ के लिए एक भारत गौरव ट्रेन चलाने वाली है। और ये पूरा पैकेज होगा, टूर होगा 14 से 15 दिन का। और यहाँ पे आपको नहाने की, सोने की और फिर मतलब टॉयलेट बाथरूम, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। एकदम पूरा आपको समझ लीजिए कि 5 स्टार वाली फैसिलिटी दी जाएगी इस ट्रेन में ही। और यहाँ पे ट्रेन आपको पूरा घुमा करके लाएगी अच्छे से। किसी को घूमने जाना है तो जाइए, टिकट उकट बुक करिए भैया। ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास जो सूरज निकलता है वो भी आपको दिखाएंगे, और फिर मंदिर वगैरह, कामाख्या मंदिर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ आपको, बहुत सारे लोकेशन दिखाने वाले इसके माध्यम से। ये पर्यटन को बढ़ावा देने का एक तरीका है। बाकी वही सारी बातें यहाँ पे की जा रही है, यहाँ पे लिखा भी गया है वही सारी चीज़ें। रेल मंत्रालय, भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC लिमिटेड के साथ एक सहयोगात्मक पहल में पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में अनछुए स्थानों को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी टूर संचालित कर रहा है। और ये कहाँ से शुरू होगी, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से शुरू होने वाली। तो ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। कब शुरू होगी, तो 16 नवंबर 2023 को। असम का गुवाहाटी हो गया, शिवसागर, जोराहट और काजीरंगा, त्रिपुरा के उनाकोटी, अगरतला और उदयपुर, नागालैंड के कोहिमा और दीमापुर तथा मेघालय के शिलोंग और चेरापुंजी शहर शामिल होंगे, जिनका 15 दिनों के दौरे में भ्रमण किया जाएगा। और पहला पड़ाव क्या, तो गुवाहाटी है, जहां पर्यटक कामाख्या मंदिर और उसके बाद उमानंद मंदिर तथा ब्रह्मपुत्र नदी में सूर्यास्त क्रूज का भ्रमण करेंगे। इस यात्रा के दौरान यह ट्रेन लगभग 5800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आपसे वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। यूपीएससी शायद इस तरह के क्वेश्चन कभी शायद ही पूछे। वो पूछता क्या है, वो अगर क्वेश्चन भी पूछेगा तो इस तरीके के नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि अभी हाल ही में ऐसी ऐसी ट्रेन चली थी, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, या फिर इसके क्या संभावित नुकसान थे, या फिर इससे कैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछेगा। लेकिन जो वनडे एग्जाम है, जो स्टेट पीसीएस है, वो प्री में आपसे क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे कि पहला स्टेशन कहाँ से, जहाँ से शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत कब की गई थी, और ये किस लिए शुरू किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन जो यूपीएससी है वो ये पूछेगा कि इसको पर्यटन, इसकी वजह से पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसके संभावित नुकसान क्या है, ये सारी चीजें आपसे यूपीएससी पूछने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग को याद हो तो अभी कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था एथिक्स कमेटी जो है संसद की, उसके बारे में। हमने उसका इतिहास देखा था कि पहली बार कब बनी थी, और फिर कैसे कैसे सम्मेलन चला था, पीठासीन अधिकारियों का उसका सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था, फिर वो कहाँ से निकल के आए थे, वो सारी चीजें। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें कुछ खास बिंदु नहीं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये है कि जो इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल और दिए गए हैं आपको इस आर्टिकल में। जैसे एक में ये बताया गया है कि एक सांसद थे, वो क्या किए, तो वो एक अपने महिला साथी के साथ चुनाव प्रचार करने गए, और जब वहां पे पूछा गया कि ये कौन है, तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरी पत्नी है, जबकि उनकी पत्नी थी नहीं। तो इस बेस पर उनके आचरण को गलत बताया गया और उनको सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लिया गया जिसमें ये बताया गया कि एक सांसद थे, वो अपने पत्नी और बेटे के वीजे पर किसी और औरत और बेटे को लेकर के वो विदेश चले गए थे। तो इस तरीके से जब मामला सामने आता है संसद के, तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की थी। तो ये एग्जाम्पल दिए गए, और इन्होंने ये बताया कि जो महुआ मोइत्रा का केस है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें इस तरीके का कोई आचरण के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा रही है। उसमें जो उंगली उठाई जा रही है वो ये कि कैश फॉर क्वेरी, यानी कि इन्होंने क्वेश्चन पूछने के लिए संसद में पैसा लिया था, और ये मामला अलग है। और यहाँ पे जो आचरण का मामला है वो अलग होता है, क्योंकि आचरण कैरेक्टर के ऊपर बात की जा रही है, और ये कैरेक्टर को प्रूफ नहीं करता है। और इस आर्टिकल में एक और अच्छी पॉइंट बताई गई जो मुझे भी पर्सनली अच्छा लगा। देखिए इसमें ये बताया गया ना कि जैसे जो हमारे सांसद लोग हैं, जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे पढ़े लिखे हों, बल्कि मैक्सिमम तो ऐसे ही हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो महुआ मोइत्रा के ऊपर ये चार्ज लगा है कि इन्होंने पासवर्ड शेयर किया और लॉगिन आईडी दी है, कि दुबई से लॉगिन हुई थी उनके आईडी से। तो इन्होंने ये कहा कि जरूरी तो नहीं कि महुआ मोइत्रा ने किया हो, इनके असिस्टेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे भारतीय नेता हैं वो इतने भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि टेक्नोलॉजी के प्रति वो अनुकूल रहें। और आज के वर्तमान समय में इतना टाइम है भी नहीं उनके पास, उनको तो 75 चीजें देखनी है। तो वो लोग क्या करते हैं, सामान्यतः अपनी टेक्निकल टीम जो होती है उनके साथ पासवर्ड शेयर कर देते हैं, फिर कम से कम जो इनका पर्सनल असिस्टेंट्स है
इसके साथ ये पासवर्ड शेयर कर देते हैं। अब जब इन्होंने पासवर्ड बता दिया, उसको लॉगिन आईडी बता दी, तब ये तो असिस्टेंट भी शेयर कर सकता है ना इनका डेटा, असिस्टेंट भी किसी और को दे सकता है पैसे लेकर के। तो क्यों ना एक बार ऐसी कार्रवाई की जाए, यहाँ पे पुलिस से कार्रवाई कराई जाए, क्यों यहाँ पे एथिक्स कमेटी लाई जा रही है, इनके आचरण के ऊपर सवाल क्यों उठ रहा है, ये बात इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई। तो अगर आप लोग एक बार पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपको कुछ और पॉइंट मिल जाएंगे, कुछ और एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी एथिक्स कमेटी क्या है और यहाँ पे जो विशेष समिति होती है, विशेष अधिकारों की समिति क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो उसके बारे में फिर से डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं, बस वीडियो लंबी होगी और उसका कोई फायदा निकलेगा नहीं। उससे अच्छा तो वही है कि जो वीडियो थी वो आप उसका जाकर के फिर से रिवीजन कर लीजिए, या फिर जो आपने नोट्स बनाए थे उसका रिवीजन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ बताई जा रही है कि जो अनैतिक आचरण है, इस शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे आप देखेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको परिभाषित नहीं किया गया है, कहा जाता है कि केस वाइज हम डिस्कस करेंगे, तो वैसे ही अनैतिक आचरण को भी कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं वही सारे एग्जाम्पल, एक सांसद अपने करीबी महिला साथी को अपनी पत्नी बताकर संसदीय दौरे पर अपने साथ ले गए। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पे वही सारी चीजें बात की जा रही है कि एक सांसद थे तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो पार्किंग लेवल मिलता है संसद का उसका भी दुरुपयोग किया था, फिर इसके लिए उन्होंने खैर माफी मांग ली थी तो उनको छोड़ दिया गया था। ये अगला एग्जाम्पल, एक सांसद अपनी पत्नी और बेटे के पासपोर्ट का उपयोग करके एक महिला और एक लड़के को विदेश दौरे पर ले गए थे। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे मिलने वाले हैं, आप एग्जाम्पल चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए। बाकी एक बार पढ़िएगा जरूर आप लोग इस आर्टिकल को, आप लोग को थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा जो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा और वाइड सोच होगी आपकी। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो, बोलने में जो भी गलती हुई इसके लिए दिल से सॉरी, किसी की भावनाएं आहत हुई हो, किसी की पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के भावनाएं आहत हुई हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। किसी की भावनाएं आहत करने का मेरे कोई उद्देश्य नहीं है, पर आर्टिकल समझाने के प्रेफरेंस में, आर्टिकल समझाने की पृष्ठभूमि में कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं जो शायद किसी को हर्ट कर सकती हैं। तो अगर मेरी वजह से किसी की भावनाएं आहत हुई हो, किसी को कुछ भी बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इसी तरीके से सहयोग बनाए रखिए। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।